My name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 11 and from your Hornbill book I am going to take chapter 4 from the prose section Landscape of the Soul. In this video I am going to teach you about the chapter, explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. लैंडस्केप ऑफ द सोल, नेटली ट्रवरॉय. सो ये जो चैप्टर है क्लास 11 का, चैप्टर 4 फ्रॉम द हॉर्नबिल बुक. So let's see what happened in this chapter. So before I'm going to start this chapter, let's see about the story. This essay throws the light on the magical world which a painting reveals to us. ये एक ऐसा ऐसे है जो एक ऐसी जादुई जो मैजिकल जो दुनिया होती है उसके बारे में हमें बताता है. जो एक बट फॉर दैट वी हैव टू ईदर बोरो द आइज ऑफ क्रिएटर टू गेट इनटू हिज माइंड. We also introduced to two different goals and both the European and Chinese art forms tried to achieve. Be in illusionistic license for the sense of inner life and spirit in Asia. A landscape is an effort of an artist to understand the unknown and unseen which express itself in everything that is material. So ये एक जादुई दुनिया है जिसके बारे में हमें बताता है. एक जो तस्वीर है, जो एक तस्वीर बनाई गई है उसके बारे में हमारी जो है राज जो है, छिपे हुए जो राज हैं वो बताते हैं. लेकिन उसके लिए जिसने उस क्रिएटर है, जिसने उसको बनाया है, हमें उसकी आंखें उधार लेनी पड़ेगी. और जिस तरीके से उसने ये जो सोच के पेंटिंग बनाई है, तो वो जो उसका नेचर रहा है पेंटिंग बनाने का, हमें उसका मन भी लेना पड़ेगा. और हम जो है इस चैप्टर में अलग अलग दो तरीके से जो है टारगेट बताए हैं इसने, यूरोपियन और चाइनीज़ दोनों की अपनी अपनी जो है पेंटिंग है. अब दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्वालिटीज़ है पेंटिंग्स की, चाहे वो हमें इल्यूजन में ले जाए, भ्रमता में ले जाए, या फिर दोनों में सिमिलरिटी है. एशिया में जो है अगर कहा जाए जो लैंडस्केप की जो एफर्ट्स लगाता है एक आर्टिस्ट उसे बनाने में, समझने में, जो हर कोई इंसान उसे अगर देखे तो अच्छी तरीके से समझ सकता है कि इस पेंटिंग के पीछे बनाने वाले की क्या सोच रही है. तो हम इसके बारे में जो है मेनली चैप्टर में जो है पेंटिंग से रिलेटेड है. जब कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है तो उसके पीछे उसका क्या रीज़न होता है, अगर बनाने वाले की जब सोच रही होगी, अगर हम उसी नज़रिए से उस पिक्चर को देखें, उस पेंटिंग को देखें, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर वो पेंटिंग क्या है. सो इसी बारे में चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape, commissioned by the Tang Emperor Zhuozong to decorate a place wall. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sire, said the painter. In the cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hand and entrance the cave opened. The inside is splendid, beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. So ये जो चैप्टर है जिसमें ये बताया है, एक बहुत अच्छी शानदार जो है एक टेल के बारे में बताया गया है, कहानी के बारे में बताया गया है, जो पुरानी कथाएं हैं जिसे कहा जाता है. तो एक बहुत पुरानी जो है कहानी है, कही जाती है इसके बारे में. एक पेंटर था वो डाओजी जो 8th सेंचुरी के अंदर रहता था. उसका जो है उसने अपना जो लास्ट पेंटिंग है
वो बनाई थी लैंडस्केप की, मतलब एक सीनरी की, जो होता है सीन होता है, लैंडस्केप का मतलब बनाई गई थी कमीशन बाय टैंग एम्परर। और कमीशन मतलब उसको ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, ठीक है, काम सौंपा गया था, कमीशन मतलब काम सौंपा गया था टैंग एम्परर जुआजोंग ने। सो जो एम्परर था, टैंग एम्परर जो था, उसने जो है वू डाओजी को एक पेंटिंग बनाने की जो है ऑर्डर दिया था लैंडस्केप का, और उसने जो है अपने जो महल को सजाने के लिए उस पेंटिंग को बनवाया था। और उस पेंटर ने जो है क्या किया, उस पेंटर ने अपने जो सीन, जो पेंटिंग बनाई थी, उसे स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था, मतलब पर्दे के पीछे छुपा दिया था, ताकि सिर्फ उसे एम्परर ही देख सके। काफी देर बाद जो है एम्परर ने जब उस सीन को देखा, काफी देर बाद जब राजा ने जो है उस पेंटिंग की सराहना करते हुए, मतलब तारीफ करते हुए जो है जब उसको देखा, तो उसने पाया उसमें जो है फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ थे, वाटरफॉल, झरने थे, क्लाउड फ्लोटिंग, मतलब बादल जो है उड़ते हुए नजर आ रहे थे, और ह्यूज स्काई, बहुत गहरा और बड़ा जो है आसमान नजर आ रहा था, और इंसान जो थे वहां पर जो है चलते हुए इंसान नजर आ रहे थे, और इसके अलावा जो है उड़ते हुए जो है पक्षियों को जो है देखा गया था, ठीक है, हिली पाथ पे, जो पहाड़ी इलाका होता है, पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो उसने कहा देखो शायर, शायर का मतलब यहाँ पर राजा से है, एक उपाधि जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ शायर का मतलब महाराजा से है। तो उसने कहा देखिए महाराजा, पेंटर ने कहा, और वहां पर जो है इस गुफा में एक जो है कहा उसने, कि पेंटर ने जब उस केव के बारे में बताया, गुफा के बारे में, कि देखो ये जो है माउंटेन की तलहटी, मतलब जो फुट का एरिया होता है, मतलब माउंटेन के सबसे नीचे वाले एरिया में एक जो है ड्वेल स्पिरिट, मतलब एक जो है आत्मा निवास करती है, ठीक है, स्पिरिट जो है निवास करती है, ड्वेल मतलब रहना से है यहाँ पर। तो वहां पर जो है एक और ड्वेल रहना, ड्वेल का मतलब होता है रहना, तो यहाँ पर एक आत्मा रहती है। तो पेंटर ने अपने हाथों से क्लैप किया, और जैसे ही उसने क्लैप किया तो वो जो केव जो थी वो ओपन हो गई, उसके जो एंट्रेंस थी वो ओपन हो गई। उसके बाद अंदर का जो सीन जो था वो काफ़ी ही शानदार था, स्प्लेंडिड मतलब बहुत ज़्यादा शानदार था, और बिना किसी वर्ड के, मतलब शब्दों में हम उसे बयां ही नहीं कर सकते कि वो कितनी खूबसूरत जगह थी। इसके अलावा जब महाराज मैं आपको जो है रास्ता दिखाऊंगा, उसने कहा एंट्रेंस जो है क्या हो गया, आगे जो है जब खुल गया, तो उसने कहा आइए मैजेस्टी, मतलब महाराजा मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन जब पेंटर उस केव के अंदर घुसा, गुफा के अंदर, तो एंट्रेंस जो है जैसे ही वो अंदर घुसा वो रास्ता बंद हो गया। इससे पहले कि हैरान राजा जो है, एस्टोनिश मतलब हैरान, हैरान जो एम्परर जो था, हैरान जो एम्परर था, वो कुछ कहने के लिए कुछ बोलता, हैरान राजा जो है हिले या बिना कुछ भी बोले जो है उस पेंटिंग को जो है देखता रहा, जो दीवार से गायब हो चुका था। वू डाओजी का जो है उसने क्या किया, जो वू डाओजी ने उस पेंटिंग को जो बनाया था उसका नामो निशान भी नहीं बचा, मतलब जो उसने पेंटिंग बनाई थी वो भी पूरी की पूरी क्या हो गई, गायब हो गई। तो उसके बाद उस पेंटर को इस वर्ल्ड में कभी भी जो है देखा नहीं गया। ऐसा जो है एक फोक टेल बताई है, एक लोक कथा जो बताई है ओल्ड टेल के बारे में, कि ऐसा कुछ जो है हुआ था वू डाओजी के पास, जो अपनी पेंटिंग के अंदर घुस गया, उसके बाद आज तक देखा नहीं गया। Such story played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story. Or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. इसने जो बताया है कि ऐसी जो स्टोरीज है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी जो है चाइना क्लासिकल एजुकेशन के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है मानी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। जैसे कि बुक जो रही है, बुक के जो नेम बताया है, कॉन्फ्यूशियस और जुआंगजी की पुस्तकें जो है, जो बुक्स वगैरह है, वो काफ़ी इस चीज़ के लिए
हेल्प किया है, ताकि मास्टर जो होता है वो अपने डिसिपल मतलब स्टूडेंट को जो है अच्छी तरीके से राइट डायरेक्शन में गाइड कर सके। मतलब जो ये बुक्स है, इन बुक के थ्रू जो है ये अच्छी खासी डायरेक्शन दे सकते हैं मास्टर अपने स्टूडेंट्स को। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है मतलब कहानी से परे है, बहुत ज़्यादा जो है कहानी से परे है इन सभी चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब कभी भी अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक शॉर्ट स्टोरी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है कहा गया है। इसके अलावा इसको जो है सीरियसली जो है कहानियों को जो है लिया गया है दिल पर, क्योंकि जब कभी भी अगर हम कहानी पढ़ें अगर उसमें कनेक्शन ना हो तो वो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। क्योंकि कोई भी कनेक्शन हो, चाहे वो स्टोरी का हो, चाहे एक से दूसरे से अगर स्टेप बाय स्टेप कड़ी मिली हुई हो, तो शायद हमें उसमें कहानी में मज़ा आता है। और यही माना गया है इस चीज़ को कि आर्ट के बारे में भी यही चीज़ माना गया है कि हमें जो है बहुत सीरियसली होकर जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिट के साथ जो आर्ट वगैरह होता है हमें उससे अच्छी तरीके से मानना चाहिए। इस कहानी में जो है एक दूसरी कहानी और है, जैसे अभी जो हमने एक कहानी पढ़ी थी, इसी कहानी में एक और कहानी ये है दूसरी बहुत ज़्यादा फेमस, कि एक पेंटर जो था जिसने जो है ड्रैगन की आई अपनी पेंटिंग में इसीलिए नहीं बनाई इस डर से कि अगर जो है इस डर से आंखें नहीं बनाई कि वो जो ड्राइंग है, जो पेंटिंग है, वो मैं से उड़कर भाग जाएगा। ठीक है, इसीलिए ड्रैगन की आई को नहीं बनाया कि वो यहाँ से उड़कर भाग जाएगा। और जो है एक पुरानी स्टोरी है नेटिव फ्लैंडर की, फ्लैंडर मतलब जो हॉलैंड में रहने वाले लोग होते हैं उसे कहा जाता है फ्लैंडर्स। तो इसने एक कहा है, एक तो पेंटिंग कहानी ये भी फेमस है कि ड्रैगन की आई इसीलिए नहीं बनाई कि वो पेंटिंग से उड़कर भाग जाएगा। दूसरी एक और ओल्ड पुरानी स्टोरी है नेटिव फ्लैंडर्स की, जो हॉलैंड में रहने वाले हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो वेस्टर्न जो पुरानी कहानी में से वो जो है जो वेस्टर्न जितनी भी पेंटिंग्स है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव करने वाली है। मतलब वेस्टर्न की जितनी भी पेंटिंग्स होती है वो सारे के सारे जो है रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि जो है करते हैं। In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzi fell in love with Painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. So, फिफ्थ जो सेंचुरी जो थी, 15th सेंचुरी जो 15वीं शताब्दी जो थी, जिसमें जो है एक आंट्रेप जो शहर का नाम है, एक सिटी का नाम है, आंट्रेप में जो है एक शहर में एक बहुत ज़्यादा जो है कहा गया है एक मास्टर ब्लैक स्मिथ रहता था, मतलब लोहार जिसे कहा जाता है, एक लोहार रहता था जो जिसका नाम था क्यूने। तो क्यूने जो है वो जो है उसने क्या किया, एक पेंटर की जो है डॉटर जो थी उससे वो प्यार करने लग गया। उसके बाद उसके फादर जो है कभी भी एज ए सन इन लॉ मतलब दामाद के रूप में उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ था मतलब लोहार था। तो क्यूने ने क्या किया कि भाई वो जो है जाहिर सी बात ऐसा दामाद नहीं चाहता था, तो उसने चुपके से एक जो है स्टूडियो में घुस गया। ठीक है, स्नीक डिड मतलब चुपके से घुसना जो है पेंटर के स्टूडियो में जो है घुस गया। और उसने जो है क्या किया, उसने क्लियरली जो है उसकी बहुत ज़्यादा शानदार जो नई ड्राइंग शीट पर इतनी जो है मतलब बिल्कुल क्लियर लगने वाली जो है कहा गया है एक मक्खी का जो फ्लाई मतलब मक्खी जो होती है, सो एक फ्लाई का जो है मक्खी का है, उसने जो एक लेटेस्ट पैनल पर जो है एक चित्र बना दिया। ठीक है, और उस पेंटर ने उसे हकीकत में सचमुच में जो है मक्खी समझकर हाथ से मारने की जो है क्या की कोशिश की। ठीक है, क्लियरली, क्योंकि उसने जो है जैसे ही मतलब उसने इतनी शानदार जो है क्यूने ने जो है इतनी शानदार जो है
बनाई उस फ्लाई का चित्र ऐसा बनाया कि उस पेंटर ने जो है जो पैनल पर बनी हुई थी डेलिकेट रियलिज्म कर दिया। डेलिकेट रियलिज्म मतलब नाजुक, बिल्कुल जो है कहा गया है बिल्कुल नाजुक तरीके से इतना बनाया कि उसमें रियलिस्टिक लग रहा था वो। स्वेट इट अवे, स्वेट इट अवे मतलब हाथ से मारना। जब हम मक्खी या मच्छर को हाथ से मारते हैं उसे कहा जाता है स्वाट, स्वाट अवे। तो उसने जो है उसे जो है मारने की कोशिश की और उसने फील किया जैसा कि उसने बनाया था, ठीक है, जैसा कि उसने जिस सोच के साथ उसे बनाया था, ठीक है, वो समझ में आया कि आखिर हुआ क्या था। हाथ से जब मारने की कोशिश की तब उसने जाकर पता लगाया कि भाई हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तब इमीडिएटली उसने इस चीज़ को माना और उसने जो है जाकर जब भी सब कुछ हुआ तो उसने जो है स्टूडियो में एक जो है स्टूडेंट रिफ्यूजी जो होता है, कहा जाता है शरणार्थी जिसे कहा जाता है, तो वो जो है एज शरणार्थी के तौर पर जो है परेशानी मतलब ट्रेनी के रूप में, अप्रेंटाइज का मतलब जो शरणार्थी या जब हम सीखने जाते एज ए ट्रेनी, जब कोई हमें सिखाता है तो हम एज ए ट्रेनी होते हैं, एज ए स्टूडेंट इन सिंपल वे। सो स्टूडेंट के रूप में वो उस स्टूडियो में जो है उसे एंट्री दे दी गई और उसने अपनी जो है क्या कर लिया, जब उसने उसमें कर लिया तो उसने अपनी लवर से शादी भी कर ली और वो दुनिया का उस अपनी एज का, जिस एज का वो था उस एज का वो सबसे ज़्यादा जाने माने लोगों में से जो है पेंटर बन गया। तो ये दो अलग अलग स्टोरी है जिसके दोनों जो है अलग अलग कहानियां बताती है। आर्ट का अपने आप में रूप में क्या करने की जो है कोशिश कर रहा है ये पता नहीं है, क्योंकि आर्ट जो होता है कहा गया है जैसे दो स्टोरीज है अलग अलग हमें बता रही है आर्ट के बारे में कि आखिर हम क्या हासिल करना चाहते हैं। एक परफेक्ट जो एलिजिस्टिक होता है मतलब भ्रम पैदा करने वाला, ठीक है, एलिजिस्टिक का मतलब होता है जिस तरीके से एक भ्रम पैदा होता है। जब हम पेंटिंग देखते हैं तो वो हमें क्या शो करती है, हमारे मन में क्या फीलिंग पैदा करती है। तो इसीलिए उसने ये बताया कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में जो है भ्रम पैदा करने वाली, बिल्कुल भ्रम पैदा करने वाली जो है बनाई जाती है, जबकि एशिया के अंदर जो है पूरा का पूरा लाइफ और स्पिरिट जो है उसकी भावनाओं का सार दिखाया जाता है। मतलब यूरोप के अंदर जितनी भी जो पेंटिंग बनती है वो सारी भ्रामिक होती है, सिर्फ हम भ्रम के हिसाब से काम करते हैं। और वही अगर एशिया की अगर हम पेंटिंग देखेंगे तो उसमें एक लाइफ होती है, एक आत्मा होती है, एक ऐसा लगता है जैसे हम जिंदा जो है पेंटिंग को देख रहे हो। इन द चाइनीज स्टोरी the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Tao, a word that means both the path or method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. So एक चाइनीज स्टोरी है जिसमें जो है एक चाइनीज स्टोरी में एक जो एम्परर होता है वो एक पेंटिंग को बनवाता है। कमीशन का मतलब बनवाने से है, ऑर्डर देना जिसे कह सकते हैं, बनवाना, तो काम सौंपना। तो एक चाइनीज स्टोरी है जिसमें एम्परर ने जो है एक पेंटिंग बनाने के लिए जो है बनवाता है और मन ही मन में उसके जो है बाहर की जो है तारीफ करता है। जाहिर सी बात है जब कभी भी अगर कोई पेंटिंग देखता है तो हम क्या देखते हैं उसमें, या तो कलर देखेंगे या जिस हिसाब से बनाया गया है वो देखेंगे, उसकी क्लीननेस देखेंगे, उसमें जो है किस तरीके से जो है चीज़ बनाई गई है, बताया गया है, वो देखते हैं। तो एम्परर ने क्या किया, जो है पूरा जितनी भी बाहर के तरीके से वो देख पाया, अपीयरेंस को देख के उसने तारीफ कर दी। लेकिन एक रियल जो आर्टिस्ट होता है जिसने उसे बनाया है वो अपने काम की जो है रियल में बता सकता है कि आखिर उसने क्या बनाया है, क्या रियल मतलब है, किस मीनिंग के तौर पर उसने बनाया है। एम्परर जो होता है कहा गया है राजा अपने जो है जीते गए जो है चीज पर जो है शासन कर सकता है, टेरिटरी मतलब शासन कर सकता है, रूल ओवर जो शासन है। अगर कहा जाए कि भाई वो अपने जीती हुई जगह पर ही जो है क्या कर सकता है, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, तो राजा का जो क्षेत्र है जिसने उसे जीता है वो उसी पे ही सिर्फ क्या कर सकता है, राज कर सकता है। कनक्वेट का मतलब होता है जीतना। तो अगर राजा ने अगर कोई क्षेत्र को जीता है
तभी वो उस पर राज कर सकता है। लेकिन एक आर्टिस्ट जानता है कि आखिर उसके अंदर की बात क्या है, ठीक है, उसका जो रियल एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से उस पेंटिंग तक पहुंचा है, किस हिसाब से उसने उसे बनाया है, सिर्फ वो ही जो है वहां तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए उसने कहा मैं आपको जो है रास्ता दिखाऊं। दाऊ एक ऐसा वर्ड है जिसके दोनों ही मतलब निकलते हैं। क्या मतलब निकलता है? रास्ता या तरीका जिसे कहा जाता है, एक मिस्टीरियस वर्क, जो एक ब्रह्मांड की जिसे कहा जाए, एक यूनिवर्स की जो है एक मिस्टीरियस वर्क, ब्रह्मांड की रहस्य में जो है एक्टिविटी जिसे कहा जाता है। तो यूनिवर्स की जितनी भी मिस्टीरियस वर्क है उसके बारे में। पेंटिंग जो है क्या हो गई? पेंटिंग तो गायब हो गई, लेकिन जो पेंटर है वो अपने जो है क्या हो गया, अपने मंजिल तक पहुंच चुका है। और आर्टिस्ट किसी भी जो है फिजिकल रेस्पॉन्स से जो है, मतलब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो बाहर की चीज़ों तक जो है सीमित नहीं होते हैं। अपीयरेंस मतलब आप अगर बाहर की तारीफ कर दोगे तो उनकी तारीफ रियल वो नहीं होगी। रियल वो होगी कि उन्होंने जिस रूप में या जिस वे के अंदर उस पेंटिंग को बनाया है, जो मैसेज देना वो चाह रहा है अपनी पेंटिंग से, अगर आप उसकी जो है सोच तक पहुंच जाते हैं, वो ही एक आर्टिस्ट की रियल तारीफ होती है। अगर आप सिर्फ बाहर कलर देखकर, डिज़ाइन देखकर या इन सभी चीज़ों की तारीफ कर देंगे तो रियल आर्टिस्ट की एक तारीफ इस तरीके से नहीं होती है। जब तक आप अगर उस पेंटिंग की गहराई तक नहीं जाएंगे जो पेंटर हमें बताना चाहता है, जब वो उस पेंटिंग को बना रहा था उसकी सोच क्या रही थी, अगर हम उस तक पहुंच जाते हैं तभी एक रियल आर्टिस्ट और पेंटर की जो है तारीफ हो सकती है। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. From a specific angle, the Chinese painter doesn't choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimensions of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. The Chinese painter doesn't want to borrow his eyes, he wants you to enter his mind. The landscape is an inner one and spiritual and conceptual space. So एक क्लासिकल चाइनीज जो होता है, ये कहा गया है, एक क्लासिकल जो चाइनीज लैंडस्केप जो होता है, जो भी आप चाइनीज का एक जो है मतलब एक नेचुरल जो सीन होता है, लैंडस्केप का मतलब जो कहा गया है नेचुरल जो सीन होता है उसे कहा जाता है। तो एक जो है क्लासिकल चाइनीज जो लैंडस्केप है, किसी जो रियलिस्टिक जो होता है, अगर आप एक्चुअल व्यू देखेंगे उसका तो नकल करने के लिए नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है नकल करने के लिए जो है बनाते हो, आप उसका फिगरेटिव जो होता है, मतलब बाहर की जो चित्रकारी जो होती है, पेंटिंग मतलब जो बाहर की फिगरेटिव मतलब बाहर की आप पेंटिंग को उसको देखते हो तो उसके लिए नहीं बनाया जाता है, जैसा कि जो है वेस्टर्न जो है वेस्टर्न के अंदर जो है बनाया जाता। जबकि यूरोपियन पेंटर ये चाहते हैं, जबकि यूरोपियन ये चाहता है कि आप उसकी आंखें जो है उधार ले लो उसको देखने के लिए कि उन्होंने जो लैंडस्केप की जो पेंटिंग बनाई है, जिस वे में और जिस एंगल में उसे बनाई है, वो उसी तरीके से आप उसे अच्छी तरीके से देखें, जिसने जो है उस पेंटर को जो है पेंटर ने उसको जो है बनाया है, ठीक है। ये यूरोपियन की है। वही चाइनीज जो पेंटर होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो है सिंगल व्यू पॉइंट जो है नहीं चुनता है, उसका जो है लैंडस्केप में जो बनाया है रियल नहीं है। आप इसमें से कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट में देख सकते हैं, अप डाउन भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। उस पेंटिंग में आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, वापस आ सकते हैं। जब भी आप फ्री टाइम में हो आप इसमें घूम सकते हैं
और आप जो है एक आर्टिस्ट की अपनी आंखों के लिए एक जो है डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने, फिर आराम करने, फिर वापस आने के लिए आप हमेशा क्या रहता है, तैयार आपका जो है रास्ता रहता है। आप कभी भी जो है आराम कर सकते हैं, इस पेंटिंग में कभी भी घूम सकते हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो देख लिया आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है। सो यूरोपियन की जो पेंटिंग होती है वो ये होती है, जिस वे में जो है उन्होंने पेंटर ने बनाया है, तो आपको जो है पेंटर से पूछना पड़ेगा, पेंटर की थिंकिंग को जानना पड़ेगा और आपको जो है उसी हिसाब से जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चाइनीज के जो पेंटर होते हैं वो हमेशा जो है हर इस तरीके से पेंटिंग बनाते हैं कि उसे हर एक कोई इंसान देख सकता है, समझ सकता है। आप उसमें ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी रुक सकते हैं, आप जैसा चाहें उस पेंटिंग के लिए अपने अकॉर्डिंग। you know many persons are there and we all are unique person. Sometimes whenever we are going to trying to see that particular painting, there is no necessary that what you are going to look out in particular that painting. So आप जब कभी भी पेंटिंग देखते हैं, सो जितने पर्सन है हर इंसान अपना नज़रिया देखता है उसमें, तो आप जो है उन चाइनीज पेंटिंग के अंदर ऐसा सब कुछ देख सकते हैं, ऐसा इसने कहा है। और ये और नहीं, अगर आप इस बात को सही तरीके से देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर कि कागज का जो है हॉरिजेंटल के टुकड़े के मामले में आप जो है किसी तरीके से भी हॉरिजेंटली, मतलब आप जो है क्षैतिज जिसे कहा जाता है स्क्रॉल कर सकते हैं मामले में, ठीक है। किसी भी तरीके से ज़्यादा सच है कि आप धीरे धीरे जो है एक सेक्शन के पेंटिंग को खोल सकते हैं, फिर उसे रोलिंग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप जो है टाइम के हिसाब से जिस तरीके से पेंटिंग जो है एक भाग को धीरे धीरे खोलने फिर दूसरे तक पहुंचने के लिए ऊपर से लपेट देने से जो वक्त का जो तरीका है वो उससे एक दूसरे से जुड़ जाता है, क्योंकि जो डायमेंशंस होता है, आयाम जिसे कहा जाता है, वो वक्त के हिसाब से आप जुड़ सकते हो। जिस तरीके से वो पेंटिंग बनाई गई है, भले ही आप उससे अनजान हो, अननोन हो, लेकिन आप उसके जो है तरीकों से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और रिक्वायर्स है, मतलब जो मानी जाती है कि भाई होना चाहिए, रिक्वायर्स है कि वो जो है व्यूअर जो है वो किसी तरीके से भी अलग अलग रूपों में जो है अभी तक नहीं जाना गया। इसमें जो है कहा गया है, कई जो दर्शक होते हैं, व्यूअर्स जो होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, जो है एक्टिव जो पार्टिसिपेशन होता है वो ज़रूरी होता है। वो ये तय करता है कि पेंटिंग में होकर किस जो है तरीके से वो वहाँ पर ट्रेवलिंग करेगा। जाहिर सी बात है, जो एक्टिव होगा, जो पेंटिंग में जो है छुपी हुई चीज़ों को देख सकता है, वो ज़्यादा फास्ट जो है उस पेंटिंग के अंदर ट्रैवलिंग कर सकता है। जिन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट ही ना हो पेंटिंग के बारे में, ABCD भी ना पता हो, नॉलेज ना हो, तो वह किस तरीके से जो है ट्रैवलिंग करेगा। तो इसीलिए इसका कहना है कि जो पार्टिसिपेशन होता है वो एक्टिव होना चाहिए कि वो उस पेंटिंग के अंदर पूरी तरीके से अच्छे से जो है ट्रैवलिंग कर सके। इसके अलावा फिजिकली और मेंटली दोनों ही हम उसे जो है देख सकते हैं, ठीक है, तब जाके आप जो है अच्छी से उस पेंटिंग का मज़ा ले सकते हैं। जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो ये नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखें जो है उधार लें, और वो चाहता है, ठीक है, कि आप उसके मन में जो है एंट्री करें। और जो लैंडस्केप की जो अंदरूनी जो हिस्सा होता है, इनर वन जो होता है, आंतरिक हिस्सा जो होता है, वो एक जो है कहा गया है स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक होना चाहिए, और एक जो है कंसेप्चुअल होना चाहिए, मतलब अवधारणात्मक जो है आयाम होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जो दोनों ही तरीकों से चाइनीज जो पेंटर्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि भी पेंटर ने जिस वे के अंदर उस पेंटिंग को बनाया है, तो हर इंसान जो है अपने व्यू से उसको देखे। ये नहीं है जिस तरीके से मैंने बनाया, अगर मैं आपको उस पेंटिंग के बारे में बताऊं तभी आप जो है समझेंगे। सो इसीलिए जो भी स्टोरी बनाई गई है इस बेस पे, तो आपको यही करना है कि भाई जो पेंटिंग वगैरह है जिस हिसाब से पेंटर ने बनाई है आपको उसी के हिसाब से ही करना है। This concept is expressed as sensui, literally mountains water, which used together represent the world landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles, reflecting the Taoist
view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist, and cool. The interaction of yin, the receptive, feminine, accept of universal energy, and its concept counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction take place. This can be compared with the yogic practice of pranayama, breath in, retain, breath out. Thus, suspension of the breath is void. Suspension of the breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white, unpainted space in Chinese landscape. So ये कहा गया है ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में कि भाई जिस हिसाब से जो है आप उस तस्वीर को देखते हैं, जैसे आपकी थिंकिंग होगी, जैसे आपके इमोशंस होंगे, आप उसी के हिसाब से ही जो है देख पाएंगे. सो एक जो है सेंसुई का जो है बताया गया है. सेंसुई एक पेंटर रहा है, उसने इस कंसेप्ट के बारे में अपने व्यू प्रेजेंट किए हैं, जिसका मतलब है इसने ये कहा है जो कंसेप्ट किया गया है, जो हमने अभी तक देखा है, इस कंसेप्ट को सेंसुई कहा है. तो सेंसुई के हिसाब से अगर मार्क की जाए तो माउंटेन का मतलब यहाँ वाटर होता है, ठीक है, पर्वत जल जिसे कहा होता है, और जिसका यूज अलग अलग जो है लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है, जिसके दो एलिमेंट माने गए हैं इमेज के, जो दोनों अलग अलग जो है पोल्स को, पर्वत और जल दोनों मिलने का जो मतलब जो दृश्य होता है, व्यू जो होता है, उसको शो किया गया है. किसी भी चीज़ में या किसी भी सीन के अंदर दो एलिमेंट जो है या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं. स्पेशली इसने ये कहा है कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स जो होते हैं, जो बिल्कुल इस चीज़ को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, जो एक दूसरे के जो एलिमेंट दिखाते हैं, हम एलिमेंट मतलब तत्व जो होते हैं. सो दो तत्व की जो इमेज बताई है इसमें, जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, मतलब पूरक जो ध्रुव होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ध्रुव होता है इसका मतलब. सो दो कॉम्प्लीमेंट्री जो पूरक तत्व होते हैं, पूरक जो ध्रुव होते हैं, उसको रिफ्लेक्ट किया गया है यहाँ पर वर्टिकली, बिल्कुल क्लियरली जो कहा गया है. इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि भाई किस हिसाब से आप जो है इस पेंटिंग के बारे में जो बता सकते हैं, तो इसने बताया दो तत्वों से ज़्यादा, या फिर ये वर्ड जिसमें कहा गया है वाटरफॉल जो कहा गया है, ठीक है, यूनिवर्स के तौर पर, जो ब्रह्मांड के तौर पर ये माना गया है. ब्रह्मांड के सब्जेक्ट में दाऊ का एक जो है कहा गया है, एक व्यू बताया गया है. दाऊ ने जो बताया है कि भाई किस हिसाब से जो है यूनिवर्स के बारे में बताया है दाऊ ने, तो इसने कहा है तो माउंटेन जो है वो येंग है, येंग के बारे में बताया है, पर्वत येंग है, और जो लंबवत में जो है हेवन की तरफ जो है पहुंचता है, ऐसा इसने कहा है, ठीक है, कि वो वर्टिकली जो है हेवन की तरफ जाता है, स्टेबल रहता है, वार्म रहता है और सूखा रहता है इन सन जब वो होता है. जबकि वाटर जो होता है वो यीन है, जो हॉरिजेंटल रहता है, अर्थ में रेस्ट करता है बिल्कुल, जो बिल्कुल फ्लूइड, मॉइस्ट और कूल होता है, ठीक है. सो इसने बिल्कुल ये कहा है कि भाई जो हेवन की तरफ जो जाता है, जो है हेवन की तरफ पहुंचते हुए एकदम स्टेबल रहता है, मतलब स्थिर रहता है बिल्कुल, और जो है गर्म रहता है और धूप में सूखा हुआ होता है. जबकि जो जल होता है, येन जो होता है, वो बिल्कुल कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल, समतल रहता है, और अर्थ में जो है पड़ा हुआ एक तरल और शीतल रहता है, तरल और शीतल रहता है, मतलब ठंडा जो रहता है एकदम पिघला हुआ सा. और यीन जो होता है वो बिल्कुल एनर्जी गेन करने वाला होता है, इंट्रैक्शन ऑफ जो है काउंटर पार्ट येंग होता है. जैसे कि मस्कुलाइन जो होता है वो एक्टिव होता है, वैश्विक जो ऊर्जा होता है वो ग्रेन करने वाला क्या होता है, फेमिनाइन होता है, और उसका जो है पूरक तत्व कौन सा होता है, येंग, जो कहा गया है एक्टिव जो है
क्या होता है, मस्कुलाइन। जबकि ऑफ कोर्स कहा जाता है, एक फंडामेंटल नोशन है दाऊ का, जिसने ये अक्सर कहा है कि अक्सर अगर हम इस चीज़ को एलिमेंट के बारे में देखें तो थर्ड एलिमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और ज़रूरी होता है, और मिडल वॉइड जो होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो आपस की जो क्रिया होती है, दाऊवाद का जो है एक विचार है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। ये कहा उसने कि भी थर्ड एलिमेंट जो होता है वो ज़्यादा जरूरी होता है, और दो तत्वों की जो है पारस्परिक जो एलिमेंट होता है, मिड वॉइड जो होता है, मतलब बीच का जो क्रिया होती है, वॉइड जो होता है, इसने कहा है वहां पर जो है बीच का एक खाली जगह है, ऐसा कहा है इसने, ठीक है, जो जहां पर जो है जगह होती है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो कंपेयर किया गया है कि हमें योगिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, योगा की प्राणायाम, जो ब्रेथ से हमें जो है ब्रेथ अंदर डालनी चाहिए और बाहर निकालनी चाहिए, जो योगा होता है वो भी एक बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इसकी तुलना उसने किससे की है, योग क्रिया से, कि प्राणायाम से की जा सकती है कि सांस लो, सांस रोको, सांस बाहर निकालो। सांस को रोकना ही एक खाली जगह है जहां पर हम जो है क्या करते हैं, मेडिटेशन होता है। जब कभी भी अगर हम योगा करते हैं, ठीक है, तो योगा करते वक्त जो जरूरी थिंग्स क्या होती है कि हमें मेडिटेशन होना चाहिए। और मेडिटेशन क्या होता है, इसने ऐसा कहा है, थर्ड जो चीज़ है वो योगा है। आप प्राणायाम कीजिए, ब्रेथ इन कीजिए, ब्रेथ आउट कीजिए, आराम कीजिए, ये सारी चीज़ें जो है एक मेडिटेशन को जन्म देती है। तो मेडिटेशन भी एक बहुत ज़रूरी जो है चीज़ है, इसने ऐसा कहा है। बीच की जो है खाली जगह जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा इसने कहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि बहुत ज़्यादा, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए चाइनीज जो लैंडस्केप में जो है वाइट और जो है सबसे ज़्यादा जो है जगह है, ठीक है, अनपेंटेड स्पेस, मतलब खाली जगह जो बिल्कुल वाइट होती है। आपने देखा होगा पेंटिंग अगर हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो जैसा वाइट पेपर होता है बिल्कुल ऐसा कहा गया है कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है चाइनीज लैंडस्केप की पेंटिंग में। This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. He becomes the conduit of the communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Faranako's Ching wonderful expression, the eye of the landscape. Expert from the landscape of the soul, ethics and spiritually in Chinese painting slightly edited. So ये ऐसा कहा गया है, बहुत ज़्यादा ऐसा कहा गया कि यहाँ पर भी आदमी को एक जो है बहुत ज़्यादा जो है फंडामेंटल रोल मिलता है, मतलब आधारभूत जो कहा भूमिका मिलती है हेवन और अर्थ के बीच में। ऐसा कहा गया है हेवन और अर्थ के बीच में जो है बहुत बड़ा एक गहरा स्थान है, रिक्त जगह है, खाली जगह है, जहाँ यूनिवर्स के दोनों जो पोल है वो जो है एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मांड के दोनों ध्रुव जो होते हैं बीच में जो है संप्रेषण का साधन बन गया, ऐसा कहा गया, कम्युनिकेशन जिसे कहा गया है। तो कम्युनिकेशन दोनों किस किस के बीच में है, यूनिवर्स और पोल्स दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन होता है, और उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा जो है सजेस्ट किया गया है। और उसकी जो है सिर्फ जो है कहा गया है कि भाई थोड़ी देर के लिए ही नहीं होना चाहिए कि भाई आए और चला जाए, कम से कम जो है ऊंची चोटियों द्वारा जो है खोए या सताए जाने से दूर। और फ्रांको इस शैंग की जो है काफ़ी खूबसूरत जो है जगह में ऐसा कहा गया है कि एक लैंडस्केप की आंख है, ठीक है। तो ये लॉफ्टी मतलब बहुत ज़्यादा जो हाई होते हैं, माउंटेन्स पिक्स जो होती हैं, लॉफ्टी मतलब बहुत ऊंची जो पिक्स जो पर्वत होते हैं, चोटियाँ होती हैं, उनके बारे में कहा गया है। ऑपरेस्ट का मतलब होता है सताया हुआ। तो कोई भी सताया हुआ इंसान जो है अगर ऐसा कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऊंची चोटियों में जो है खोए हुए या सताए हुए जाने से दूर। तो ऐसा कहा गया है कि जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी वो आई ऑफ द लैंडस्केप नाम से जानी गई है। और ये जो लिया गया है डिक्टेट, ये एक्सर्ट लिया गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल। गेटिंग इनसाइड और आउटसाइडर आर्ट, जो इसमें बताया गया है अब, व्हेन फ्रांस पेंटर जीन बफेट mooted on the concept of art brut in the 1940s. The art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginners,
Outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. जो कहा गया है गेटिंग इनसाइड एंड ब्रॉड आर्ट जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है, मतलब बाहरी कला के अंदर जो है कहा गया है कि भाई आप किस तरीके से जो है उस चीज़ को कर सकते हैं। जो बाहर के कला का जो आता है उसके अंदर जो है घुसना, जैसे कोई भी अगर बाहर की कोई भी पेंटिंग दिखी हुई है, आर्टिस्ट ने जिस हिसाब से बनाया है, आप उसके अंदर कितना घुस सकते हो। जब जो है फ्रांस का एक जो पेंटर है जीन बफेट, जिन्होंने जो है 1914 के दशक में एक जो है ब्रूट आर्ट जो बिना किसी मतलब ट्रेनिंग के, ब्रूट आर्ट उसे कहते हैं जो बिना ट्रेनिंग के जो है उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने इसकी जो है अवधारणा कंसेप्ट मतलब बनाया था आर्ट ब्रूट के बारे में 1940s में। तो उनका जो आर्ट जो था वो इस तरीके से था कि अगर हम ट्रेनिंग ना दे, सिर्फ इमेजिनेशन के हिसाब से जो है आर्ट में जो है और मतलब इंटरेस्ट रखने वाले जो बंदे हैं उनको जो माइनॉरिटी मतलब बहुत नहीं के बराबर जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, ठीक है, जो शुरुआती दौर से जो है कर सकते हैं, अपनी लमसम छिपी हुई जो पेंटिंग है, जो टैलेंट है उसे छुपाकर जो शुरुआत से लेकर आउटसाइडर आर्ट के कंडीशन में इंटरनेशनली जो है कहा गया है कि भाई आप उसे कर सकते हो। समकालीन जगत में धीरे धीरे जो है तेज गति से बढ़ता जो है अब इस वे के अंदर जो है काफ़ी लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब अब धीरे धीरे, पहले ऐसा था कि भी नहीं पेंटिंग हर एक कोई नहीं कर सकता, आजकल हर इंसान कोशिश करता है अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए, भले ही आपने उसमें ट्रेनिंग ना ली हो। तो इसने ये कहा है आउटसाइडर जो आर्ट होता है वो ये होता है। तो ऐसा बताया गया कि भाई फ्रेंच पेंटर ने जो इस कंसेप्ट को दिया कि कोई भी इंसान जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है वो भी पेंटिंग अच्छे से बना सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है, पहले तो इसमें काफ़ी लोग कम इंटरेस्टेड थे, इसके बाद धीरे धीरे जो है अब इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा लोग जो है इस फील्ड के अंदर काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their work are a stimulating contrast to a lot of mainstream offering. अब ये माना गया कि इस जो शैली है, इस शैली के अंदर जो बताया गया है उन लोगों की जो है आर्ट के बारे में बताया गया है जिनका पेंटिंग बनने का कोई भी राइट नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जो है मतलब ट्रेनिंग लिए बिना ही अपनी जो है आर्टिस्ट का, पेंटिंग का जो भी इनर थिंकिंग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने टैलेंट को जो है बाहर लेके आ रहे हैं। जो आर्टिस्टिक इंसाइट है, कई बार हम कहते हैं ना तुम्हारे अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है, ठीक है। सो आर्टिस्टिक इंसाइट मतलब एक अंदर कलाकार होना, भले ही आपने ट्रेनिंग ना ली हो फिर भी आप एबल होते हो किसी पेंटिंग को करने में, ड्राइंग करने में, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके अंदर एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, ठीक है। तो इसने ऐसा कहा है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली वो पेंटिंग कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये जो आउटसाइडर आर्ट्स है वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है और सिर्फ उनके अंदर अपने आप में ही एक जो है गॉड गिफ्टेड होता है कि वो ड्राइंग कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई आप जो है अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट जो है दिखा सकते हैं। और उनका जो वर्क है, ऐसा कहा गया उनकी जो है बहुत सारी कृतियाँ जो है वो अपने आप में एक कॉन्ट्रास्ट जो है बनाती है, ठीक है। सारी मुख्य की धारा जो है, मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा जो है अपनी जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई है कॉन्ट्रास्ट करके, ये जो है अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करती है। स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, अपने आप में ही एक दूसरे को जो है कम करती है। या तो आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, ट्रेनिंग ली है तो आप अच्छा बनाओगे और आप बिना उसके कर रहे हो तो फिर आप में टैलेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भाई आउटसाइडर आर्ट जो होता है, ट्रेनिंग जो होती है, बिना ट्रेनिंग के जो है पेंटिंग वगैरह करना, अपना टैलेंट शो करना। अराउंड द टाइम बफेट वॉज प्रोड्यूसिंग propounding his concept in India, an untouched genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled
material is known to the world today as the rock garden at Chandigarh. सो कहा गया ये कि जिस वक्त जो है बफेट जो थे, जिनकी जो कंसेप्शन जो था, ठीक है, लोगों के सामने अपने विचार रखने के लिए जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, जो उनका कंसेप्ट था उन्होंने इस चीज़ को किया। प्रोपाउंड का मतलब सुझाना, तो उन्होंने जो है सुझाया अपना कंसेप्ट इंडिया को, ठीक है, अच्छी तरीके से। अनट्यूटर्ड, अनट्यूटर्ड मतलब अनट्रेंड जो पर्सन होते हैं उसे कहा गया है अनट्यूटर्ड, जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जीनियस था, मतलब अंदर एक छुपी हुई जो है आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने क्रिएटिंग का एक सुझाव दिया और एक पैराडाइज जो है बनाने की उन्होंने सोची, मतलब एक जन्नत जिसे कहा जाता है दुनिया के अंदर जो है एक छोटा सा स्वर्ग बनाने की सोची। तो कई सालों पहले जो उसने कहा है, छोटा सा जो जंगल का जो एरिया था, ठीक है, जो पत्थर से बनाया गया था, स्कल्प्टेड विद गार्डन स्टोन, मतलब जो पत्थरों से बनाया गया था, जिसको रिसाइकिल मटेरियल से बनाया गया था, जो वर्ल्ड में आज रॉक गार्डन चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सो बफेट ने जो है एक अवधारणा दी कि भाई जो जीनियस लोग होते हैं लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, ठीक है, तो उन्होंने जो है एक उन्हीं के साथ मिलकर एक जो है एक पैराडाइज बनाया, ठीक है, और एक जंगल के रूप में एक जंगल को साफ करवाया, उसमें एक गार्डन तैयार करवाया जो पूरा पत्थरों से बना हुआ था, जिसके अंदर जो है रिसाइकिल मटेरियल जो है बने हुए थे, जैसे कहते हैं ना यूज एंड थ्रो वाले जो मटेरियल होते हैं, जिसे हम यूज करके जो है छोटा सा जो है अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है बहुत सारी कई लोगों से जो है ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं थी उनकी जो है कर रही थी। तो बरसों पहले जंगल का एक छोटा सा जो जगह थी जिसको उन्होंने पत्थर है और फिर उन्हें यूज़ करने वाली चीज़ों से जो है बगीचा बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और इसी को लोग आज किस नाम से जानते हैं, रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में है। इट्स 80 years old creator Director Nek Chand is now held as India's biggest contributor to outsider art. The 50th issue is Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture, Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. अब जो 80 ईयर्स के जो इसके क्रिएटर जो थे जिन्होंने इसे बनाया था, नेक चंद को आउटसाइड आर्ट के क्षेत्र में जो है भारत का सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूटर माना गया था, मतलब योगदान देने वाला आउटसाइडेड आर्ट में माना गया था। और उन्होंने जो है क्या किया, आउटसाइडेड आर्ट को जो है आगे आने वाली जो है 50वें अंक 50th मतलब 50वां जो अंक था, इशू मतलब अंक जो था, स्प्रिंग 2005 में रो विजन में जो है यूके बेस्ड जो मैगजीन थी उन्होंने इसे जो है पब्लिश किया, ठीक है, और जिसमें नेक चंद और उनके रॉक गार्डन की जो है सबसे जो मूर्ति जो थी स्कल्पचर वाली जो रॉक गार्डन स्कल्पचर जो थी मूर्ति बनी हुई थी, जिसके पास जो है मतलब फाउंटेन के पास जो महिलाएं सबसे ज़्यादा जो है छापा गया था, ठीक है, वुमेन बाय द वाटरफॉल। सो वाटरफॉल में जो सबसे ज़्यादा वुमेन वगैरह है और वाटरफॉल चल रहा है, तो उसकी एनिवर्सरी में इस जो है पॉइंट को छापा गया पब्लिकेशन में। जो यूके बेस्ड मैगजीन है उसने इन्होंने जब जो है चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन में जो है एक ऐसी जगह है जिसमें वुमेन और वाटरफॉल है, सबसे ज़्यादा जो है इशू कवर किया गया था 50 एनिवर्सरी के ऊपर। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रो आर्ट वॉज द वर्क दैट वर इन देयर रो स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Nek Chand has taken to dizzying heights and recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5 months interactive shows Realm of Nek Chand, beginning October, will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nek Chand says.
ये जो नोशन है, कहा गया है आर्ट ब्रूट और रो आर्ट का जो सबसे बड़ा नोशन है, विचार है, थिंकिंग है, जैसे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, चाहे वो रो ब्रूट हो या आर्ट ब्रूट हो या रो आर्ट हो, जितने भी सारे वर्क है, ठीक है, ये एक अच्छे तौर पर जो है कहा गया है, जिसमें कल्चरल आर्टिस्ट जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज या हर चीज, डिब्बे से लेकर, ठीक है, जितनी भी सारी चीजें हैं, डब्बे से लेकर सिंक तक लेकर, सिंक मतलब जो आपने देखा हुआ जहां पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, जो खराब होता है, अगर ये कह रहा है कि छोटे डब्बे से लेकर सिंक या खराब कार की भी कोई भी चीज जो है इसके अंदर शामिल हो सकती है, चाहे वो टूटी फूटी भी हो, उससे जुड़ा हुआ कोई भी मटेरियल हो, वो आर्ट में काम आ सकता है। कुछ तो ऐसी बात थी, ऐसी चीज जिसे नेकचंद जो है सरप्राइजली ऊंचाई तक ले गए, और नेकचंद की जो कला को जो था, इस बात का शानदार जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिजिंग हाइट का मतलब जो होता है, कहा गया बहुत ज़्यादा गहरा, डिजिंग मतलब बहुत ज़्यादा हाई, जो कहा गया है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है इस चीज़ के बारे में। टेस्टिमोनी मतलब जो प्रमाण जो दिया गया है, आउटस्टैंडिंग प्रमाण दिया है उन्होंने इस बात का कि एक सिंगल पर्सन जो है अलग अलग जो सपना है, जिसे कहा गया है अगर सपने को जीता है तो कितना बदलाव ला सकता है, ठीक है। जब इंसान अगर अपने सपनों को जीता है तो वो किस तरीके से जो है बदलाव ला सकता है। जो स्विस कमीशन है, यूनेस्को के लिए स्विस का जो कमीशन है, उनके जितने भी मतलब असाधारण होने की वजह से यूरोप में जो है जब उसको प्रेजेंटेशन दिया गया तो उनका जो है वो सम्मान करेगा, मतलब ऑनर में जो है वो करेगा, जितने भी उन्होंने वर्क किए हैं। और 5 मंथ जो इंटरेक्टिव जो शो था, अक्टूबर में शुरू होने वाला, 5 महीने तक चलने वाला जो रिलिम ऑफ द नेकचंद, ठीक है, मतलब वैचारिक आदान प्रदान जो है उसको कहा गया है, जो 5 मंथ तक जो है इंटरेक्टिव शो चलेगा रिलिम ऑफ नेकचंद में, जो शुरू होगा अक्टूबर में। और जो लीडिंग म्यूजियम है, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के जो है सबसे ज्यादा जो है कहा गया म्यूजियम का संग्रहण होगा, ठीक है। इन सभी के अंदर जितने भी रिलिम ऑफ नेकचंद है, तो स्विट्जरलैंड का, बेल्जियम का, फ्रांस का, इटली का, इन सभी के म्यूजियम में जो इनकी रिलिम जो है चलेगा। और सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो बगीचे में घूमना, लोगों को जो है मेरी मतलब जो भी मैंने क्रिएशन किया है अपने गार्डन में, उन सभी की तारीफ करना, घूमना, एंजॉय करना, यही मेरी सबसे बड़ी मोटो है, मतलब अपना जो गोल है, जो कहा गया है, ये जो लिखा गया है, ये ब्रिंडा सूरी ने लिखा है, हिंदुस्तान टाइम 28 अगस्त 2005, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2005 में, जो कहा गया है। तो अभी तक लेकर जितने भी इसने क्रिएशन किए हैं, जितने भी इसके बारे में बताया है, तो ये लास्ट वाले इंटरव्यू के अंदर इन्होंने बताया है कि भाई आप किस तरीके से जो है इसे देख सकते हैं। आई होप्स अगर आपने नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखें। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है काफ़ी अच्छा है, मैंने भी उसे देखा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, क्रिएटिव है। आप भी सोचेंगे कि एक वेस्ट मटेरियल से इतना शानदार गार्डन किस तरीके से जो है बनाया गया है, बहुत ही काबिल तारीफ जो है गार्डन बनाया गया है। ओके, सो लेट्स समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, जो ऑथर है नेथली ट्रोब्रॉय, उन्होंने जो है यहाँ पर हाईलाइट किया है, डिफरेंस बताया है ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेंटिंग्स होती है उसके बारे में, और उन्होंने ये भी बताया है कि वो ये स्टोरी किस तरीके से जो है इन दोनों की डिफरेंस करने के अंदर आप जो है किस हिसाब से इस दोनों में जो है डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर इंसान का, तो इसने जो है वेस्टर्न और यूरोपियन दोनों स्टोरीज को अलग अलग बताया है कि भी आप किस हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न में। टेंग एम्परर जो थे जुआनजोंग, उन्होंने वू डावजी को जो है जो 8th सेंचुरी के अंदर रहा करते थे, अपनी जो है पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए उनको बोला कि भी आप एक जो है लैंडस्केप की पेंटिंग बनाओ। एम्परर जो था उसने काफ़ी तारीफ की पेंटिंग की, जैसे उसने पेंटिंग को देखा, बट पेंटर जो है एम्परर को जो है ये बताता है कि भाई इसके जो
ये पेंटिंग ये शो करती है एक केव है जिसके अंदर एक आत्मा रहती है, स्पिरिट रहती है, और वो जो पेंटर है जैसे ही क्लैप करता है अपने हाथों से तो वो केव ओपन हो जाती है और वो केव के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन पेंटर सजेस्ट करता है एम्परर को कि वो जो है आपको रास्ता दिखाएगा कि आखिर ये पेंटिंग किस हिसाब से देखी जा सकती है। लेकिन जैसे ही पेंटर अंदर जाता है केव बंद हो जाती है उसके एंटर होने से, और उसके बाद आर्टिस्ट आज तक देखा नहीं गया। फिर एक चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन है जिसके बारे में भी बहुत सारी स्टोरीज है। चाइनीज जो पेंटिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है यूरोपियन पेंटिंग से, क्योंकि यूरोपियन पेंटर जो है हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो जो है इमिटेट करने की कोशिश करती है लैंडस्केप को। लेकिन चाइनीज जो लैंडस्केप है वो एक इनर वन है, स्पिरिचुअल है और कंसेप्चुअल स्पेस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। चाइनीज जो पेंटर्स है वो ये चाहते हैं कि हमारी पेंटिंग को आप किसी भी वे के अंदर देख सकते हैं और पेंटर की आंखें उधार लेने की जरूरत नहीं है। सेंसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर्स, माउंटेन इज येंग और वाटर इज येन। इन दोनों के जो इंटरेक्शन है वो येंग और येन जो परफेक्ट बनाता है चाइनीज लैंडस्केप को। और जो मिडिल वॉइड है वो इसका थर्ड एलिमेंट है जिसके फ्रेंच पेंटर जो है जीन बफेट, जिन्होंने प्रेजेंट किया था कंसेप्ट को आर्ट रूट और आउटसाइडर आर्ट को, जिसका मतलब होता है रो आर्ट एंड आउटसाइडर आर्ट। जो क्रिएशन किया गया है, जिन्होंने माना है कि कोई भी ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है आर्ट के लिए। नेकचंद जो थे वो काफ़ी ग्रेट, नेकचंद जो है वो काफ़ी ग्रेट जो है एक्सपोनेंट है आउटसाइडर आर्ट के, जिन्होंने जो है स्टोन और रिसाइकल मटेरियल से जो है एक बहुत ही शानदार रॉक गार्डन को बनाया है, क्रिएट किया है चंडीगढ़ में। और उनका वर्क जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो इसीलिए अगर आपके दिल में भी या आपके माइंड में भी कोई भी टैलेंट है तो उसे हमेशा बाहर लाना चाहिए, बिकॉज समटाइम वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ओके, वट एवर योर इनर हार्ट सेज जस्ट डू इट। सो अगर आप में भी एक पेंटिंग का जो है एक छुपा हुआ आर्टिस्ट है तो उसे भी ट्राई कीजिए, ताकि आप भी जो है इस टाइप से जो है पेंटिंग बना सके और जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो देखने वाले की आंखों में और दिल में होना चाहिए कि जिस वे में आपने इस पेंटिंग को बनाया है, आपको जो है जब आपने पेंटिंग बनाया तो दूसरों को ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई इसमें देखो मैंने ये सोच के थोड़ी बनाया था, मैंने तो ऐसा बनाया था। सो पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको जो भी देखे, जिस वे में आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी सोच तक जो है देखने वाला पहुंच जाए। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप जो है अच्छे से इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए, घर पे अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि इस बार टर्म 1 जो है वो काफ़ी टफ होने वाला है आप लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द MCQ। ठीक है, सो जल्दी ही मैं आपके लिए जो है सीरीज लाने वाली हूँ MCQ की सभी चैप्टर से, जिसपे हम चैप्टर एनालिसिस भी करेंगे और जो है MCQ जो है पूरा सीरीज के साथ लेंगे, पूरे विद चैप्टर के साथ। सो इसकी मेरी तैयारी चल रही है। सो आई होप सो जैसे ही होता है आई विल टेक माई लाइव क्लासेस। सो meet you soon, take care. Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. And you can also follow me on Instagram and Facebook as ID Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.